नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आदिवासी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। हालांकि ये वीडियो आपको 2 भागों में प्रोवाइड की जाएगी, जिसका भाग 1 आज आपको मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मुद्दा चर्चा में क्यों है, इसके संबंध में जानते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा राज्योत्सव मनाया गया है, जिसके साथ यह 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि समापन समारोह 3 नवंबर को होना था, जिसमें माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा आगामी 3 दिवसों के लिए इसे बढ़ा दिया गया और इसलिए आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 से 6 नवंबर तक आयोजित की गई। तो अब बात करते हैं कि आदिवासी से आशय किन व्यक्तियों से लिया जाता है। तो आदिवासी जैसा कि शब्द है आदि प्लस वासी, जहां पर आदि शब्द का मतलब होता है मूल और वासी का मतलब होता है निवासी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है। इनको भारतीय संदर्भ में इनका जो पर्याय है वो जनजातियों से लिया जाता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जनजाति या आदिवासी ऐसे परिवारों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य भूभाग में बसे हुए होते हैं और उनमें बसे होने का या तो दावा करते हैं। उनमें अंतर्विवाही नहीं होने की प्रथा दिखाई देती है। तो इस परिभाषा के अनुसार यदि हम समझे कि जनजाति कैसे कौन होते हैं, तो जनजाति उन परिवारों का संकलन है जिनका एक सामान्य नाम है और प्रायः देखा जाता है कि आदिवासी समाज या जनजाति समाज का एक विशेष नाम होता है। ये किसी विशेष भूभाग में ही पाए जाते हैं और इनमें अंतर्विवाही नहीं होने की प्रथा दिखाई देती है। तो सामान्यतः जनजातियों में पाया जाता है कि ये अंतर गोत्रीय विवाह नहीं करते हैं, अर्थात एक ही गोत्र में इनमें विवाह करना मना होता है, क्योंकि एक ही गोत्र के अंतर्गत आने वाली जनजातियां जो होती हैं वो एक दूसरे को भाई बहन के समान मानते हैं। अब बात करते हैं आदिवासी समाज की विशेषताओं के बारे में। तो आदिवासी समाज का एक विशेष समूह होता है जिसका एक अपना विशेष नाम होता है। इनका एक विशेष भौगोलिक वितरण सुनिश्चित होता है। जैसा कि यदि हम बात करें तो हल्बा जनजाति बस्तर संभागीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बैगा जनजाति जो है वो मैकल श्रेणी पर्वत क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत आती है। और यदि हम कोरवा जनजाति की बात करें तो कोरवा जनजाति सामान्यतः सरगुजा संभाग और कोरबा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात इनका जो भौगोलिक वितरण होता है वो सुनिश्चित होता है। इनकी अपनी एक विशेष बोली होती है। जैसे हम बात करें तो प्रायः बस्तर क्षेत्र में हम हल्बी और गोंडी भाषा को देखते हैं। यदि हम सरगुजा क्षेत्र में जाए तो वहाँ कुड़ुक भाषा जो उराव जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, उनका वर्णन हमें वहाँ मिलता है। इसके अलावा इनका एक विशेष गोत्र भी होता है। प्रत्येक जनजाति अपने अनुसार अपने गोत्र के रूप में किसी देवता का पूजन करती है। जैसे हो सकता है कि कोई टोटमवाद माने, हो सकता है कि कोई किसी देवता की पूजा करे, किसी मूर्ति की पूजा करे। तो एक विशेष गोत्र के रूप में वह अलग अलग चीज़ों का चयन करते हैं और प्रत्येक आदिवासी समाज का एक अलग गोत्र होता है। इसके अलावा इनकी एक अपनी राजनीतिक संगठन होता है जिसमें मुखिया होता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति जो होती है उसका अलग अलग पंचायतें होती है। राजनीतिक संगठन कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो उनकी पंचायतों से जुड़ा हुआ हो या वहाँ की कार्य प्रणाली जो होगी उससे जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है। तो अब बात करते हैं आदिवासी नृत्य के बारे में।
जैसा कि हम जानते हैं कि हर आदिवासी समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, और विशेष संस्कृति कहने का मतलब है कि प्रत्येक जनजाति समाज का खान पान अलग होता है, उनकी वेशभूषाएं अलग होती हैं, उनमें विभिन्न त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, उनमें कुछ विशेष नृत्य प्रमुख होते हैं और विभिन्न परंपराओं को उनमें सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः आदिवासी समाजों में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर सामान्यतः विभिन्न परंपराओं को मनाते हुए अपनी विशेष भाव भंगिमा के अनुरूप वह नृत्य प्रस्तुत करते हैं, और उन समाजों में वह नृत्य एक विशेष पहचान को धारण करता है। चूंकि यह नृत्य जो है जनजाति समाजों या आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें जनजातीय नृत्य या आदिवासी नृत्य कह दिया जाता है। जैसे कि लोगों के द्वारा जो आंचलिक क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो उसी तरीके से जनजातियों में किया जाने वाला जो लोक नृत्य है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनजातीय नृत्य या आदिवासी नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य कहने का मतलब है कि उस वास्तविक भूभाग में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वही क्या है, जनजातीय नृत्य है या आदिवासी नृत्य है। क्योंकि यह जनजातीय समाजों या आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें आदिवासी नृत्य के रूप में संबोधित किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की पृष्ठभूमि की। तो आदिवासी समाजों की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने और उनके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में हमारे यहाँ जो भूपेश सरकार है उनके द्वारा इसका सर्वप्रथम आयोजन किया गया था, और वर्ष 2019 में ही पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था। वर्ष 2019 से यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 को छोड़कर निरंतर या प्रतिवर्ष राज्योत्सव के साथ साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस बार का यह महोत्सव तीसरा संस्करण होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का। वर्ष 2019 में 27 से 29 दिसंबर तक यह मनाया गया था, जिसमें 1262 कलाकार जो विदेश और भारत दोनों के थे उन्होंने इसमें सम्मिलित हुए थे। वर्ष 2021 की यदि हम बात करें तो यह 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुआ था, जिसमें 1149 कलाकारों ने भाग लिया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्ष 2022 में यह 1 से 3 नवंबर तक निर्धारित किया गया था। हालांकि 3 नवंबर को समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसे 6 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 देश सम्मिलित हुए हैं, और इसके अलावा भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। इस बार का जो आदिवासी नृत्य समारोह का आयोजन 1 से 3 नवंबर तक किया जाना था, जिसे समापन समारोह के दिन 3 दिवस के लिए बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसे 6 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया गया। ये आयोजन जो है रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया, और इस वर्ष के इस समारोह में 10 देश शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 1500 कलाकार इसमें सम्मिलित होंगे। यदि हम इस वर्ष शामिल हो रहे 10 देशों की बात करें तो उसमें है मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, रवांडा, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जो जनजातीय कलाकार होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसका जो उद्घाटन समारोह है वो 1 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी थे। इसके बाद 1 नवंबर को ही शाम को राज्य अलंकरण समारोह आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अनुसुईया उइके जी थी,
और इसकी अध्यक्षता जो है वो माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा की जा रही थी। 2 नवंबर को पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भूपेश बघेल जो थे वो मुख्य अतिथि थे और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जो थे वो उन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो 3 नवंबर को पहले जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें 3 नवंबर को समापन समारोह का आयोजन होना था। तो 3 नवंबर को हेमंत सोरेन जो थे, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जो थे वो मुख्य अतिथि थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेश बघेल जी ने की थी। ध्यान रहे कि राज्य अलंकरण समारोह 1 नवंबर को हुआ था और इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।